दोस्तों, मैं हूं अतुल नगरकर। इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारे 3 वीडियो हो गए हैं, जिसमें 1 से 20 प्रश्नों की चर्चा पहले वीडियो में, 21 से 40 प्रश्नों की चर्चा दूसरे वीडियो में, 41 से 60 प्रश्नों की चर्चा तीसरे वीडियो में, और आज हम देख रहे हैं 14वां वीडियो, जिसमें हम 61 से 80 प्रश्नों की कुल 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट जून 2019 में हुई परीक्षा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पेपर 2। यह बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखना। यह आपको क्वालिफाई करने में, यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में सहायता दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 61, क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव इनेक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इनैक्टमेंट किया है। तो वह कौन से है? एक है मिज़ोरम और दूसरा है मणिपुर। सो आंसर इज ऑप्शन 1 A एंड B। मणिपुर में, मिज़ोरम में 1993 में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हुआ और मणिपुर में 1988 में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इनैक्टमेंट हुआ। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 62 एंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ मीडियम दिए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फेस टू फेस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसकी जोड़ियाँ हमें यहाँ पे लगानी है, और यह जो बहुत ही आसान है। जैसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक को देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, बैनर्स, पर क्लिक एड्स, ये सारे जो है यह आ जाते हैं। प्रिंट में जैसे ब्रोशर है, फ्लायर्स है, एड्स है, कैटलॉग, रिपोर्ट्स, मेमोज और लेटर्स, ये सब आ जाते हैं। फेस टू फेस में इन पर्सन मीटिंग्स, पर्सनल डिस्कशंस, ये सारे आ जाते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में जैसे टेली मीटिंग्स है, टेक्नोफोब्स है, वीडियोग्राफिक मीट है, ये सारे आ जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ए को 3 नंबर ऑप्शन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक को सोशल मीडिया, उसके बाद प्रिंट को ब्रोशर्स, उसके बाद सी को फेस टू फेस इन पर्सन, उसके बाद टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वह आ जाता है 2 नंबर टेलीमीटिंग्स। तो बहुत ही आसान है, जो कि एक अगर आपको कोई भी इसमें पता है ऑप्शन, तो उस ऑप्शन के ज़रिए आप लॉजिक उसमें लगा सकते हैं। बस इसी को बारीकी से समझना होगा और आंसर देना होगा। तो मैच द फॉलोइंग आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ भी जोड़ियाँ लगानी है। बस यहाँ पे उन्होंने आपको वेब पोर्टल और वेबसाइट दी है, वर्टिकल वेब पोर्टल और हॉरिजॉन्टल वेब पोर्टल, ये लिस्ट 1 के सूची है। लिस्ट 2 में उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, हम सीधे उत्तर की ओर मुड़ेंगे, जैसे एक एक करके देखेंगे। वेबसाइट जो है इसके लिए लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए लॉगिन की ज़रूरत होती नहीं है, तो यह बी ऑप्शन हुआ। उसके बाद वेब पोर्टल जो है उसके लिए
पर्सनल लॉगिन लगता है एंड सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है। वर्टिकल वेब पोर्टल के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे फोकस होता है, वर्टिकल में स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे फोकस होता है, फोकस ऑन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस फंक्शन इनेबलिंग यूजर्स टू सी, एडिट एंड कंट्रीब्यूट। ये हॉरिजॉन्टल वेब पोर्टल में ये यहाँ पे आ जाता है, इनेबल यूजर्स टू सी एग्रीगेटेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो हमारा क्रम कैसे हुआ, 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अगर हम बारीकी से देखेंगे तो 1 3 4 और 2 ये जो ऑप्शन है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी के ऑप्शन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 63। अब हम मुड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। ये भी बहुत आसान है, जैसे इन्होंने मैच द फॉलोइंग दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स उन्होंने दिए, ईयर बुक्स, डायरेक्टरी, आल्मनैक, हैंडबुक। तो यहाँ पे आल्मनैक को हम देखेंगे, कभी भी आल्मनैक जो होते हैं ये फोर्थ कमिंग इवेंट्स जो होते हैं उसके बारे में होता है। तो यह तो आसानी से हम कह सकते हैं कि आल्मनैक इज इक्वल टू एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थ कमिंग इन नेक्स्ट ईयर। उसके बाद डायरेक्टरी जो है वो लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लिस्ट ऑफ नंबर्स ये होता है। तो देखिए अभी हम डायरेक्टरी को जोड़ी लगाते हैं, चौथा ऑप्शन देखिए लिस्ट 2 में, अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स दैट कंटेन्स एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ये शब्द भी मायने रखता है और अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ये भी मायने रखता है। उसके बाद ईयर बुक को देखेंगे, ईयर बुक इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो ईयर बीत चुका है उसकी इंफॉर्मेशन ईयर बुक में मिलती है। उसके बाद हैंडबुक, हैंडबुक कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ जोड़ियाँ इस प्रकार बनेगी A2 B4 C1 D3। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है, फिर से हम दोहराते हैं ऑप्शन को, A2 B4 C1 D3। तो यह ऑप्शन, चौथा जो ऑप्शन है यह हमारा उत्तर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा क्वेश्चन है, फिर से जोड़ियाँ लगाओ, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो यहाँ कुछ अवार्ड्स दिए हुए हैं और कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम दिए हैं जो कि भारत के लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो पहले तो हम अवार्ड्स को पढ़ेंगे, जैसे बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड कौन देता है, SM गांगुली अवार्ड कौन देता है, SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड कौन देता है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड कौन देता है। तो यहाँ पे पहला जो है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, यह IASLIC देता है। कौन देता है, IASLIC देता है। IASLIC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यह जो है स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में एसोसिएशन है, वह देता है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड। उसके बाद SM गांगुली अवार्ड, SM गांगुली अवार्ड कौन देता है, तो SM गांगुली अवार्ड जो है वह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है, ILA उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद तीसरा अवार्ड कौन सा है, SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड। SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड यह कौन देता है, तो यह IATLIS देता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स
ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एट लिस्ट उसे कहते हैं, एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड देता है। उसके बाद एक ही बचता है यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यंग साइंटिस्ट अवार्ड इज गिवन बाय SIS। यंग साइंटिस्ट अवार्ड इज गिवन बाय SIS। SIS का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। तो अभी हमारा सीक्वेंस कौन सा बन गया? तो यह सीक्वेंस है A2 B3 C4 D1। फिर से मैं दोहराता हूँ, देखिए A2 B3 C4 D1, जो तीसरा ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। A2 B3 C4 D1 यही हमारा करेक्ट। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, फिर से मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे हैव गिवन हियर। सो लिस्ट 1 में क्या है? फोर्सा, NKRC, हेलनेट और सेरा। और उसके बाद में लिस्ट 2 में क्या क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल साइंस, एग्रीकल्चर एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। तो यहाँ पे फोर्सा जो है, फोर्सा एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित है। फोर्सा इज इक्वल टू 4 नंबर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद NKRC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ NK का अर्थ क्या है? नॉलेज, और यह हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हेलनेट, हेल HEL यानी हेल्थ, और नेट यानी नेटवर्क, तो ये मेडिसिनल साइंस का हुआ। उसके बाद ये ऑप्शन करेक्ट है। और सेरा, जैसे सेरा में ए जो है एग्रीकल्चर को इंडिकेट करता है। सेरा में ए जो है लास्ट वाला वो एग्रीकल्चर को इंडिकेट करता है। और ये जो है इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जैसे क्रम बन जाएगा A4 B1 C2 D3, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑथर्स लिस्ट 1 में दिए हैं और लिस्ट 2 में उन्होंने उनके काम को दिया है। तो लिस्ट 1 में जो ऑथर है उनके नाम हम देखेंगे, जैसे जॉर्ज किंग्सले जिफ, उसके बाद सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड, आल्फ्रेड जेम्स लोटका, थियोडर बेस्टरमन, ये 4 नाम है। अब एक एक के काम को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते समय जॉर्ज किंग्सले जिफ्स, इनका काम जो है वह ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, इनसे जुड़ता है। सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड, उनका जो काम है वह डॉक्यूमेंटेशन में है, तीसरा जो है आल्फ्रेड जेम्स लोटका, इनका काम जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल बायोलॉजी। और लास्ट ऑप्शन डी है थियोडर बेस्टरमन, इनका काम जो है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ लगती हैं। तो इसको स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं? जैसे A को 3, जैसे देखिए यहाँ पे A को 3, B को 1, C को 4 और D को 2, इस प्रकार से जोड़ियाँ बनती है। फिर से दोहराता हूँ, जॉर्ज किंग्सले जिफ, इनकी जोड़ी है ह्यूमन बिहेवियर, सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड, इनकी जोड़ी है डॉक्यूमेंटेशन, आल्फ्रेड जेम्स लोटका, इनकी जोड़ी है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल बायोलॉजी,
और थियोडोर वेस्टरमन, इनकी जोड़ी है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। इस प्रकार से इनकी जोड़ियाँ लगती है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3142। दिस इज द करेक्ट आंसर। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या है? लिस्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। उन्होंने लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में, जैसे लिस्ट 1 में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, यूनिट कॉस्ट आदि उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शन में हमें ये देखना है कि इसकी जो परिभाषा है या एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है यह किससे जुड़ता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे तो कौन सा है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दूसरा कौन सा है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तीसरा कौन सा है? कॉस्ट एनालिसिस। और चौथा कौन सा है? यूनिट कॉस्ट। तो सबसे पहले जैसे यह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है इसको पहले देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट्स आया, यह शब्द बेनिफिट्स आया, ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। तो जैसे यहाँ कॉस्ट भी है, बेनिफिट भी है, तो इससे आसानी से पता चलता है कि यह जो है बी को हम 3 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन 1 में हम देख सकते हैं बी को 3 से जोड़ दिया है। अब सी को देखेंगे, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रेंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, रेंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे सी को 1 से जोड़ देते हैं। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अचीविंग द लेवल। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कब भी पता चलता है जब आप अचीवमेंट को नाप लेते हो। तो चौथा ऑप्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अचीविंग द लेवल। तो जैसे आपका जो कॉस्ट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका परफॉर्मेंस क्या है, इस पे आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हो। और यूनिट कॉस्ट जो है वह 2 नंबर का ऑप्शन हो जाता है, डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अलॉटेड कॉस्ट ऑफ सबसिस्टम बाय इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशन। जैसे बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद आप एक यूनिट को कॉस्टिंग करते हो, उसका क्या करते हो? सब सिस्टम का कॉस्टिंग करते हो, तो उसे ही यूनिट कॉस्ट कहा जाता है। तो जैसे यहाँ स्ट्रिंग बन जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अचीविंग द लेवल। बी को हमने डिस्कस किया, सी को भी हमने डिस्कस किया, यूनिट कॉस्ट को भी हमने डिस्कस किया। यूनिट कॉस्ट इज रिलेटेड टू डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग allotted cost of subsystem by its actual number of operations। तो ऑप्शन नंबर 1 is correct option or correct answer। So we will move to next question and question number 69। question number 69 यह भी एक मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पे 69 जो क्वेश्चन है वहाँ क्लास ऑफ आईपी के कुछ क्लास दिए हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के कुछ क्लास दिए हैं और सपोर्टिंग कवरेज भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो देखिएंगे क्लास ए आईपी, क्लास बी आईपी, क्लास सी आईपी, क्लास डी आईपी यह उन्होंने दिए हुए हैं। तो उसे हम बारीकी से देखेंगे। क्लास ए आईपी जो है यह सपोर्ट्स लार्ज नेटवर्क, इट सपोर्ट्स लार्ज नेटवर्क्स विथ मेनी डिवाइसेस, लार्ज नेटवर्क इन मेनी डिवाइसेस। तो देखेंगे चौथा ऑप्शन जो है इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्लास बी आईपी सपोर्ट्स मीडियम, यहाँ लार्ज था यहाँ मीडियम है, मीडियम साइज्ड नेटवर्क्स। क्लास सी आईपी उसमें यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है, यहाँ तो तीसरा ऑप्शन भी वैसे ही चल रहा है लेकिन आगे देखेंगे। क्लास सी आईपी
is related to small network, support small networks with fewer than 256 devices। और लास्ट में जो है क्लास डी आईपी रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो जब भी क्लास ए आईपी आएगा तो लार्ज नेटवर्क को याद रखना है, क्लास बी आईपी आएगा तो मीडियम साइज्ड नेटवर्क को याद रखना है, क्लास सी आईपी आएगा तो स्मॉल नेटवर्क विद फीवर देन 256 डिवाइसेस को याद रखना है, और क्लास डी आईपी आएगा तो रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप को याद रखना होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पे जैसे 61 से 70 तक हम आ गए हैं, लेकिन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उन्होंने पूछे हैं, और मैच द फॉलोइंग के प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे हम देखेंगे रिपीटर्स, गेटवेज, राउटर्स और स्विचेस। यह भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, और उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलाउज सिमिलर नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट, allows data to be transferred within the network, help in strengthening the signals, allow dissimilar networks to communicate। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है रिपीटर को हम देखेंगे। रिपीटर हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द सिग्नल। रिपीटर हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द सिग्नल। तो एक की जोड़ी जो है यह हो जाती है, यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन। हालांकि चौथे में भी वही ऑप्शन है, लेकिन आगे जाते हुए आपको समझ में आ जाएगा। गेटवेज अलाउ डिसिमिलर नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट। सिमिलर नहीं है, फिर भी आपका कम्युनिकेशन गेटवे के ज़रिए हो जाता है, तो यह चौथा ऑप्शन है। राउटर्स, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, राउटर्स अलाउ सिमिलर नेटवर्क। जैसे यहाँ गेटवे जो है डिसिमिलर नेटवर्क के लिए है, राउटर जो है वह अलाउ करता है सिमिलर नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे C1 को जोड़ दिया। और स्विचेस जो होते हैं वह ट्रांसफर्ड करते हैं, अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर्ड विद इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफ़र के लिए स्विचेस का यूज़ हो जाता है, स्विचेस का यूज़ हो जाता है। तो हमारी स्ट्रिंग कैसे बनती है? A3 B4 C1 D2। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। तो यह भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में उन्होंने ई डिपॉजिटरी दी है, और लिस्ट 2 में उन्होंने ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी में ये 4 नाम है। पहला नाम है PMC, दूसरा नाम है KBE डेपो, तीसरा नाम है पोर्टिको, और चौथा नाम है लॉक SS या लॉकस भी कह सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में 1999, 2005, 2000 और 2003 यह जो ईयर दिए हुए हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखने होगी, जैसे लॉक्स कल के पार्ट में मैंने लॉक्स का फुल फॉर्म भी आपको बताया था। यहाँ पे इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1999। ये जो है 1999 वाला है लॉक्स। तो लॉक्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ। कीप स्टफ सेफ। 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ई डिपॉजिटरी का। अब हम दूसरे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। तो दूसरा, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यह जो है पोर्टिको जो है 2005 में आया हुआ है। पोर्टिको जो है
2005 में आया हुआ है। उसके बाद ये KBE डेपो जो है वह 2003 में आया हुआ है। KBE डेपो जो है 2003 में आया हुआ है और PMC जो है वह 2000 में आया हुआ है। PMC 2000 में आया हुआ है। तो इसका स्ट्रिंग कैसे बनेगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखेंगे तो 3 4 2 1 यही उत्तर है। तो आसानी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है यह रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान मैं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने वेरिएबल्स दिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह हमेशा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह चेंज वेरिएबल उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चेंज वेरिएबल उसे कहते हैं। चेंज वेरिएबल उसे कहते हैं। तो चेंज वेरिएबल वाला ऑप्शन कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे A1 हुआ, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उससे आउटकम या इफेक्ट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग का कैंसर पे इफेक्ट, तो कैंसर क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देखें, ये दूसरा ऑप्शन हुआ। उसके बाद एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल अफेक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अफेक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? इंटरवेनिंग कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल जो इंटरवेन करता है, इंटरप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग कैसे बनेगा? A1 B2 C4 D3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। मतलब ये 4 नाम जो है इनके ईयर ऑफ फाउंडेशन भी है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, राजा लाइब्रेरी रामपुर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो यह जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? इसका जो सीक्वेंस है फाउंडेशन ईयर के हिसाब से इसका सीक्वेंस हमें रखना है। तो सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? ये राजा लाइब्रेरी, ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद ये लाइब्रेरी 2 नंबर की खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना है। उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यह जो है उसका क्रम कौन सा है यह हम देखेंगे। उसका क्रम जो है वह चौथा है। यह तीसरा क्रमांक किसका आता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। और चौथा क्रमांक आता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो ऑप्शन में यह स्थान जो है यह किस प्रकार है यह देखेंगे। BADC और BADC का क्रम ऑप्शन नंबर 1 में हम पाते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। We will move towards the next question and the question number 74. Question number 74. Question number 74 and the question is
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। तो जैसे बहुत सारे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हो गए हैं, उसमें से अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा, इसके जो ईयर्स है उसके अनुसार उसे हमें यहाँ रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हो गया है और वह है हरियाणा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा स्ट्रिंग कैसे बना? C D B A, C D B A। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग टूल्स according to their year of launching in ascending order। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग टूल दिए हैं। पहला है ट्विटर, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है लिंक्डइन और चौथा है पिंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिंक्डइन जो है यह सबसे पहले आया हुआ है, उसके बाद फेसबुक आया हुआ है, उसके बाद ट्विटर आया हुआ है और उसके बाद पिंटरेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ क्रम किस प्रकार हुआ? क्रम हुआ C B A D, C B A D, C B A D। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 76 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। Arrange the following information systems in ascending order according to their year of establishment। तो यहाँ पे सबसे पुरानी कौन सी है यह देखेंगे। सबसे पुरानी, जैसे अगर मान लो सबसे पुरानी जो है ना ये मेडलार्स है। कौन है? मेडलार्स है। उसके बाद इंस्पेक है, उसके बाद इनिस है और उसके बाद उसके बाद एग्रीस है, उसके बाद एग्रीस है। तो इसका क्रम कौन सा हुआ? जैसे CDAB, CDAB, मेडलार्स, इंस्पेक, इनिस, एग्रीस, CDAB। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 ये CC वाला कैटलॉगिंग कोड जो है उसमें आधारित यह प्रश्न है। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ मेन एंट्री इन CCC एडिशन 5। कोलन क्लासिफिकेशन जो है ना, कोलन कैटलॉगिंग कोड CCC कोलन कैटलॉगिंग कोड एडिशन 5 में मेन एंट्री किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में सीक्वेंस हमें यहाँ पे देना है। पहले सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है वह कौन सा होता है? लीडिंग सेक्शन होता है। कौन सा होता है? लीडिंग सेक्शन होता है।
उसके बाद टाइटल होता है, उसके बाद नोट सेक्शन होता है और उसके बाद एक्सेशन नंबर होता है। तो क्रम किस प्रकार हुआ, पहले तो BACD इस प्रकार सेक्शन होते हैं और CCC में एडिशन 5 के अनुसार मेन एंट्री इस प्रकार होती है BACD। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे है ये प्रश्न। अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल इन प्रॉपर सीक्वेंस। हेनरी फ्योल इन्होंने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए हैं, उसमें से डिवीजन ऑफ वर्क ये पहला प्रिंसिपल है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन और चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके नीचे और 10 प्रिंसिपल्स है, लेकिन यहाँ उसका अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड, यह सीक्वेंस बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो यहाँ पे सीक्वेंस को जब हम देखते हैं तो पहला है ए, उसके बाद DCB, ADCB। तो ऑप्शन कौन सा है, ADCB। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 79 को हम देखेंगे। प्रश्न क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेटा सर्च इंजिन्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। तो नीचे कुछ सर्च इंजिन, मेटा सर्च इंजिन दिए हैं, उनके जो लॉन्चिंग ईयर है उसके अनुसार इसकी ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पुराना मेटा सर्च इंजिन कौन सा है, वह सबसे पुराना मेटा सर्च इंजिन है मेटा क्राउलर यानी डी। दूसरा नंबर जो है वह कौन सा है, वह है स्काई स्कैनर। कौन सा है, स्काई स्कैनर यानी बी। उसके बाद जो है उसको कहते हैं कयाक, इसका नंबर है सी। और सबसे लास्ट में सियर एक्स, उसका नंबर है ये स्ट्रिंग हमारा बन जाता है DBCA एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें ये भी याद रखना होगा, मेटा क्राउलर इट इज ऑफ 1994। कयाक जो है वह स्काई स्कैनर जो है वह 2004 में आया, 4 में आया, और कयाक जो है वह 2005 में आया, और सियर एक्स जो है वह 2014 में आया। इस प्रकार इसका जो असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है, इस वजह से उत्तर है DBCA। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंड द क्वेश्चन नंबर 80। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। यह ग्रुप लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स है, इसका भी ईयर ऑफ लॉन्चिंग है। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पुराने से नए तक आना है और इसका एक सीक्वेंस बनाना है। तो इसका सीक्वेंस हम बनाते समय पहले ही मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, CADB। तो जैसे सी में हम
कोहा को देखेंगे, 2000 में कोहा आया था। उसके बाद PHP माई लाइब्रेरी 2002 में आया, 2002 में आया। मैं ओरली बताता हूँ आपको, यह 2002 में आया। उसके बाद ये कोहा, उसके बाद PHP माई लाइब्रेरी, उसके बाद न्यूजेनलिब 2005 में न्यूजेनलिब, और ABCD यह सॉफ्टवेयर 2007 में आया। तो जैसे मैं ओरली बताता हूँ, कोहा 2000 में, PHP माई लाइब्रेरी 2002 में, न्यूजेनलिब 2005 में और ABCD 2007 में आया। इस वजह से उसका उत्तर है CADB और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। कोहा, PHP माई लाइब्रेरी, न्यूजेनलिब और ABCD, दिस इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर एंड करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज CADB, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बीच में थोड़ी रुकावट हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।